वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 10, ट्रिक टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस को जो अफर्मेटिव है, जिसमें कोई इंट्रोगेशन नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये इसका एक सामान्य सा नियम है हिंदी से अंग्रेजी में, और उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। ये एक टेबल यहां दिखाया गया है। ऊपर कुछ एब्रिवेशंस दिए हैं। नाउन को हम एन कह सकते हैं, नाउन फ्रेज को एन पीएच कह सकते हैं, एडजेक्टिव को एजे कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज को एजे पीएच कहेंगे, एडवर्ब को एडी कहेंगे और एडवर्ब फ्रेज को एडी पीएच कहेंगे, वर्ब को वी और वर्ब फ्रेज को वी पीएच। अब देखिए, वर्ब की फ्रेज हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे। वर्ब की फ्रेज वो होती है जिसमें दो तीन शब्दों से मिलकर के कोई वर्ब बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें गो तो एक शब्द हो गया वर्ब, लेकिन इज गोइंग, हैज गॉन या विल बी गोइंग, ऐसे जो है वो भी वर्ब है लेकिन दो तीन शब्दों से बना है, इसलिए उसको वर्ब फ्रेज कहेंगे। देखिए, अंग्रेजी सीखने का मतलब है वर्ब को ही सीखना है। जो अलग अलग टेंसेस हम सीखते हैं उसमें भी हम वर्ब को ही सीखते हैं, क्योंकि वर्ब ही फर्क होते जाता है जैसे जैसे हमारी बोलने की भावना बदलती है। अगर हम मॉडल का इस्तेमाल करें तब भी वर्ब में परिवर्तन आता है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें तब भी वर्ब में ही परिवर्तन आता है। तो असली चीज ही है वर्ब को सीखना। वर्ब के अलावा बाकी जितना भी है वो सिर्फ वोकेबुलरी है। वो अगर हमको याद कर ले, और कुछ छोटी सी बेसिक ग्रामर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम होता है, एडजेक्टिव उस नाउन का वर्णन करता है, वर्ब क्रिया दिखाता है, और एडवर्ब क्रिया का वर्णन करता है कि क्रिया कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कहां हुई। बस इतनी सी ग्रामर अगर हमको समझ में आती है तो हमारा काम बन जाता है। अब हिंदी से अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये हिंदी का कॉलम बनाया है। हिंदी में 1 2 3 4 ऐसे हम चार इसके अंदर कॉलम्स बनाए हैं। पहले इसमें सबसे पहले शुरू में आता है सब्जेक्ट, जिसके अंदर नाउन या नाउन फ्रेज आती है। दूसरी पोजीशन पे एडवर्ब आता है, तीसरी पोजीशन पे एडजेक्टिव या कोई एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर कोई नाउन या नाउन फ्रेज, और आखिर में वर्ब आता है। तो देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस है कि दूसरी क्लास का वह छोटा लड़का कल दोपहर में अपने पिता के साथ तीसरी क्लास की हमारी नई टीचर से मिला। ये एक सेंटेंस है। इसको हमें जब ट्रांसलेट करना है तो सेंटेंस को हमें फ्रेजेस में बांटना होगा, क्योंकि एक फ्रेज एक बात को इंगित करती है। वो एक नाउन फ्रेज होती है, या एडवर्ब फ्रेज होती है, या एडजेक्टिव फ्रेज होती है, या वर्ब फ्रेज होती है। अब हम यहां वर्ब फ्रेज तो दे ही नहीं रहे, सिंपल दे रहे, एक ही शब्द का वर्ब दे रहे हैं। तो दूसरी क्लास का वह लड़का मिला कौन? दूसरी क्लास का वह लड़का मिला, तो सब्जेक्ट इसके अंदर दूसरी क्लास का वह लड़का हुआ, जो कि एक नाउन फ्रेज की शक्ल में आया। तो दूसरी क्लास का वह छोटा लड़का, ये पूरा के पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक नाउन फ्रेज को बता रहा है। कल दोपहर में, कल मिला दोपहर में, कैसे मिला? अपने पिता के साथ। तो ये मिलने की क्रिया को दिखा रहा है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज है। तीसरी जगह पे आया, वो किससे मिला? तीसरी क्लास की हमारी नई टीचर से। अब नई टीचर, टीचर है, उसका एक एडजेक्टिव है नई। फिर वो किसकी टीचर है? हमारी, ये भी एक एडजेक्टिव है। कौन सी है? तीसरी क्लास वाली। तो ये सारे एडजेक्टिव्स उस टीचर के लिए लग गए, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। हम देखें, ये तो हिंदी में वर्ब के पहले आया, लेकिन अंग्रेजी में ये जो 1 2 3 4 पोजीशन है, ये कुछ ऐसी हो जाती है। 1 की जगह है, और ये 4 पहले आ जाता है। तो 1 4 3 2, 3 अपनी जगह कायम है, और 4 पहले आ गया, वर्ब पहले आ गया, और आखिरी में ये 2 यानी कि एडवर्ब, ये मेहमान हमारा इधर चला गया। तो हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी की उन तमाम फ्रेजेस को जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, कि नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को देखा था। वैसे ही एडवर्ब फ्रेज होता है, उसको भी हम यहां डिस्कस कर लेंगे। तो इसका पूरे का ट्रांसलेशन होगा
तीसरी क्लास का वह छोटा लड़का। अब इसमें देखिए वह और छोटा ये दो एडजेक्टिव वर्ड्स है जो लड़के के लिए लगे हैं। तो वह और छोटा अंग्रेजी में लड़के के पहले आएंगे, जैसे कि दैट और स्मॉल, फिर आएगा लड़का यानी कि बॉय। दूसरी क्लास का ये एक फ्रेजल एडजेक्टिव है जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज से बना है। तो ऑफ क्लास 2, दैट स्मॉल बॉय ऑफ क्लास 2। गलती से कभी ऑफ क्लास 2 स्मॉल दैट बॉय ऐसा नहीं कर देना। दैट यानी कौन सा, पहले कौन सा बताएंगे, दैट स्मॉल बॉय ऑफ क्लास 2, ये ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। फिर सीधा 4 नंबर इधर आ गया, मिला का ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट टेंस मेट, मीट का पास्ट टेंस मेट, ये जैसे कि वैसे ही रहा। अब तीसरी क्लास की हमारी नई टीचर से, तो टीचर के सामने भी दो एडजेक्टिव लगे, देखिए नई और हमारी, और एक एडजेक्टिव फ्रेज भी लगी है हिंदी में तीसरी क्लास की। तो नई और हमारी ये दो वर्ड है एडजेक्टिव की शक्ल में, वो पहले आएंगे, आर, न्यू और फिर टीचर। फिर कौन सी टीचर भाई, ऑफ क्लास 3। और कैसे मिला, कब मिला, तो पहले कैसे मिला, विथ हिज फादर यस्टरडे इन द आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून में यस्टरडे मिला है। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। इस प्रकार से हमको ट्रांसलेशन करना है। ये सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। हम थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में समझ ले कि एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव नाउन को बताता है कि नाउन कैसा है, कौन सा है, किसका है, कितना है, किस काम का है, वैसा ही एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है कि क्रिया का कारण क्या है, तरीका क्या है, समय क्या है, स्थान क्या है, कितनी बार हुआ और कितना हुआ, यानी क्रिया कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और कितनी हुई, ये बताते हैं। एडवर्ब्स कई बार किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी भी बताते हैं, जैसे कि ही ड्रोव कार फास्ट, तो वेरी फास्ट, उसके साथ शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव हो गया, तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो एक्सट्रीमली ये उसको लग जाता है एडवर्ब। बहरहाल हम ये देखते हैं जैसे कि लेट, टुडे, नाउ, देन। देखो लेट, टुडे, नाउ, देन ये एडवर्ब बता रहे हैं समय किसी चीज का। ब्रेवली, स्लोली, फास्ट ये बता रहे हैं क्रिया को करने का तरीका, कैसे हुई क्रिया, धीरे हुई, बहादुरी से हुई, वगैरह वगैरह। सेल्डम, नेवर ये चीजें बताते हैं बारंबारता, यानी कितनी बार कोई क्रिया हो रही है। अप, बिलो, अवे, इन, ये, अहेड ये सारे शब्द बता रहे हैं कि कहां क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और कुछ एडवर्ब्स जो है प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे एडवर्ब्स प्रश्न पूछने के भी काम में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। इलेक्शंस इन 2 स्टेट्स आर ऑन। ऑन यहां पर देखिए, अब ये ऑन हमने प्रीपोजिशन में भी देखा था, ये लेकिन यहां पर ये जो ऑन है ये एक एडवर्ब है और इसीलिए आखिरी में आया। प्रीपोजिशन के बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया। यहां देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो दिस इज कमिंग इन द एंड और ये एडवर्ब है। ही सेल्डम कॉल्स मी, वो क्वचित ही मुझे कॉल करता है। द बॉस इज इन, अब देखिए इन हमने देखा था प्रीपोजिशन में भी, लेकिन इन के बाद कुछ नाउन आता था। यहां देखिए द बॉस इज इन मतलब बॉस अंदर है, यहां अंदर ये बॉस के होने का स्थान बता रहा है, तो ये एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब को रखने का एक ऑर्डर है, जैसे हमने एडजेक्टिव का देखा था वैसे एडवर्ब का भी एक ऑर्डर है। इसमें क्रिया को करने का सबसे पहले तरीका बताया जाता है, मैनर, फिर रीजन बताया जाता है, फिर कहां क्रिया हुई है और फिर कब क्रिया हुई है और वो कब से हो रही है या कितने अवकाश से हो रही है, कितनी देर से हो रही है या कितनी हो रही है, ये बताते। जैसे ही हैज बीन कमिंग, अब ये ही हैज बीन कमिंग, ही सब्जेक्ट है, हैज बीन कमिंग एक फ्रेज, वर्ब फ्रेज है। रेगुलरली कैसे आ रहा है, मैनर ऑफ हिज कमिंग सबसे पहले आएगा।
कैसे आ रहा है? रेगुलरली आ रहा है, लगातार आ रहा है। काहे के लिए आ रहा है? टू अटेंड द क्लासेस, क्लास अटेंड करने के लिए। कहाँ आ रहा है भाई? हियर आ रहा है। कब आ रहा है? एट 5 PM। कब से? फॉर 2 years, 2 साल से आ रहा है। तो इस प्रकार से इनका क्रम रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब हमने देखा ऊपर एक एक शब्द का था, लेकिन 2-3 शब्दों से भी एडवर्ब का काम जब लिया जाता है तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। जैसे देखिए, अब इसमें 2-3 ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी वही काम करता है। जैसे हमने कहा ही बिहेव्ड पोलाइटली, वो बड़े ही नम्रता से पेश आया। लेकिन हम नम्रता से को, पोलाइटली को 2-3 शब्दों से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही बिहेव्ड इन ए पोलाइट मैनर, इन अ पोलाइट मैनर। अब इसमें देखिए कोई प्रेपोजिशन आ गया इन, और फिर उसके बाद में एक नाउन फ्रेज जैसी आ गई है। तो ये इन अ पोलाइट मैनर, ये पूरी एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये बताती है कि हाउ डिड ही बिहेव, वो कैसे बिहेव किया उसने। दस वी सॉल्व द केस, दस यानी इस प्रकार। शुरू में हमने एडवर्ब दे दिया यहाँ पे कि इस कुछ कंडीशंस में शुरू में एडवर्ब आता है, कुछ कंडीशन में बीच में भी एडवर्ब आता है, लेकिन अमूमन एडवर्ब ये आखिरी में आता है। दस वी सॉल्व द केस, इस प्रकार हमने केस सॉल्व किया। तो हम दस की जगह इन दिस मैनर भी बोल सकते हैं। इन दिस मैनर, इस प्रकार से हमने केस सॉल्व किया। ही इज देयर, वो वहां है। अब ही इज देयर के जगह एट दैट प्लेस भी हम कह सकते हैं कि वो उस जगह पे है, उस स्थान पर है। तो एट दैट प्लेस भी वहां का ही सिनोनिमस है, उसी बात को दिखा रहा है। तो ये एक फ्रेज होगी। गो अवे, हम किसी को कह रहे कि जाइए बाहर, आप गो अवे। इंस्टेड ऑफ सेइंग गो अवे, हम ये कह सकते हैं कि गो टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह जाइए, आप दूसरे स्थान पर जाइए। तो टू अनदर प्लेस ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। तो फ्रेज कुछ नहीं है, 2-3 शब्दों का समूह है जो वही काम कर रहा है जो एडवर्ब काम कर रहा है। अब देखिए, हमने देखा था कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके साथ कोई नाउन आकर के एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाती है। यही प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो कई बार एडवर्ब फ्रेज भी बनाती है, जिसको हम देखेंगे। अब यहां हमने देखा था एक एक वर्ड वाला, ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब फ्रेज है। सो यानी इस तरह, दिस वे या इन दिस वे भी कह सकते हैं, इस तरह। दस इन दिस मैनर, इस तरीके से। फ्रीक्वेंटली, बार बार, तो हम इसको कह सकते हैं कभी कभी की बजाय इसको बार बार कहेंगे, तो एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन ये एक एडवर्ब फ्रेज होगी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग फ्रीक्वेंटली ही कम्स टू माई हाउस फ्रीक्वेंटली, तो ही कम्स टू माई हाउस एवरी नाउ एंड देन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज हो गई। ह्यूमरसली, ह्यूमरसली यानी मजाकिया ढंग से, तो विथ ह्यूमर। क्विकली, विथ ग्रेट स्पीड। ब्रेवली, इन अ ब्रेव मैनर, या पोलाइटली, इन अ पोलाइट मैनर। लाउडली, इन लाउड नॉइस। इस प्रकार से 2-3 शब्दों से भी हम इसको बना सकते हैं। फॉर्मरली यानी पहले, प्राचीन समय में, तो इन द फॉर्मर टाइम्स, इस प्रकार से भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हो गई साहब एडवर्ब फ्रेज, जो वहीं आएगी जहां एडवर्ब आते हैं। बताया था कि प्रीपोजिशन फ्रेज कैसी बनती है, किसी प्रीपोजिशन प्लस उसके साथ कोई नाउन आ जाता है उसके बाद में। हिंदी में पहले आता है, अंग्रेजी में बाद आता है। जैसे मान लीजिए एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन द पार्क, यानी पार्क में। ऐसा एक साधारण अर्थ इसका निकलता है, इन द पार्क। अब इन प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव, और पार्क नाउन है। अगर ये फ्रेज किसी नाउन को चिपक के आएगी, और नाउन को जब चिपक के आएगी तो नाउन के पीछे आएगी, तो इसका अर्थ होता है पार्क में का। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है द मैन इन द पार्क इज माई ब्रदर, तो ये जो मैन के पीछे इन द पार्क लगा, तो मैन यानी आदमी, और इन द पार्क इसके साथ चिपक के लगा। देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं आया है, तो इसका अर्थ होता है पार्क में का आदमी। द मैन इन द पार्क यानी पार्क में का आदमी। द मैन इन द पार्क इज माई ब्रदर यानी पार्क में का आदमी मेरा भाई है। लेकिन यही इन द पार्क फ्रेज जो अभी एडजेक्टिव का काम कर रही है मैन को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर ये वर्ब के बाद आती है इमीडिएटली, तो इसका अर्थ सादा सीधा पार्क में होता है। जैसे देखिए, माई ब्रदर इज इन द पार्क।
अब इज ये वर्ब है, उसके पीछे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है, ये यहां पर एडवर्ब का काम करेगी। ये बताएगी कि कहां है मेरा भाई, माई ब्रदर इज इन द पार्क, यानी मेरा भाई पार्क में है। अब यहां ठीक ठीक ये पार्क में, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ध्यान में रखना है कि अगर वर्ब के बाद आएगी तो वो एडवर्ब का काम करेगी, और नाउन के बाद उसको चिपक के आएगी तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगी। अब देखिए यहां पर मनी इन द बैग इज माइन। मनी इन द बैग यानी फिर अगेन बैग में का पैसा, मनी इन द बैग, मनी इज इन द बैग। अब यहां देखिए इसके बाद इन द बैग आया है, तो बैग में पैसा है, मनी इज इन द बैग, बैग में पैसा है, या पैसा बैग में है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हाउस अपोजिट टू स्कूल इज बिग। अब हाउस के बाद अपोजिट टू स्कूल ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है, तो जाहिर है ये एक एडजेक्टिव का काम करेगी और हाउस को डिस्क्राइब करेगी। तो स्कूल के सामने का घर बड़ा है, हाउस इज अपोजिट टू स्कूल बोल दिया तो इज यानी वर्ब के बाद आई है, तो घर स्कूल के सामने है। तो यहां देखिए एडवर्ब का काम कर रही वही फ्रेज। बैग ऑन द टेबल इज फुल, टेबल के ऊपर की बैग, टेबल पर जो बैग है वो भरा हुआ है। बैग इज ऑन द टेबल, यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा बैग टेबल पर है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आई है। द बॉय इन रेड शर्ट इज क्लेवर, यानी लाल शर्ट वाला या जो लड़का लाल शर्ट में है वो बुद्धिमान है या होशियार है। और द बॉय इज इन रेड शर्ट, अब ये इसके बाद आई है तो लड़का लाल शर्ट में है। क्राउड इन द बाजार हार्टेड, यानी क्राउड वो भीड़ जो बाजार में की थी या बाजार में थी। द क्राउड इन द बाजार हार्टेड, रुक गई। और दूसरा सेंटेंस देखिए, द क्राउड हार्टेड इन द बाजार, भीड़ बाजार में रुक गई। दोनों का करीब करीब अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन नीचे वाले में इन द बाजार ये एडवर्ब का काम कर रही है, और ऊपर जो इन द बाजार जो क्राउड को चिपक के है वो क्राउड को बता रही कि कौन सी भीड़। होटल इन फ्रंट ऑफ टेम्पल इज न्यू, होटल के साथ लग गई इन फ्रंट ऑफ टेबल, यानी टेम्पल के सामने का होटल वो नया है बता रहे हैं। और न्यू होटल इज इन फ्रंट ऑफ टेबल, यानी नई होटल टेम्पल के सामने है या मंदिर के सामने है। तो दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है, एक में वो एडवर्ब का काम करती है और एक में वो एडजेक्टिव का काम करती है। नाउन को चिपक के आए तो एडजेक्टिव का काम करेगी उस नाउन के लिए, और वर्ब के बाद आए तो बताएगी कि क्रिया कहां हो रही है, क्यों हो रही है। किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसे फ्रेजेस में तोड़ दीजिए। अब यहां देखिए कि लड़का टीचर से मिला, इसमें कोई फ्रेज नहीं है। लड़का एक सिंगल वर्ड है, टीचर से एक सिंगल वर्ड है और मिला एक सिंगल वर्ड है। यहां पर लड़का सब्जेक्ट है, टीचर से एक ऑब्जेक्ट है और मिला वर्ब है। बॉय मेट टीचर, जनरली ये होता है कि बॉय मेट द टीचर लिखा जाता है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब ये पहला ही हम जो टेबल में सेंटेंस देखे थे, दूसरी क्लास का वो छोटा लड़का कल दोपहर में अपने पिता के साथ तीसरी क्लास की हमारी नई टीचर से मिला। दैट स्मॉल बॉय ऑफ क्लास 2 मेट आवर न्यू टीचर ऑफ क्लास 3 विथ हिज फादर यस्टरडे इन द आफ्टरनून। ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, इसमें हमें ये करना है कि इसके अंदर शुरू में सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के अंदर जो फ्रेज आई है या जो एडजेक्टिव्स आए हैं उसको अंग्रेजी में जिस हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि बॉय लड़का आया, उसके पहले एडजेक्टिव वर्ड्स आए, उसके पीछे एडजेक्टिव फ्रेज आई। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को, यानी कि शुरुआत में आने वाला नाउन जो अपने एडजेक्टिव्स के साथ आता है, उसको यहां ट्रांसलेट करके लिख देंगे। इसकी पोजीशन हिंदी अंग्रेजी में सेम है। तो दैट स्मॉल बॉय ऑफ क्लास 2, अब इसमें आप देखिए ये पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, और दैट स्मॉल बॉय ऑफ क्लास 2 या दूसरी क्लास का छोटा लड़का है, पूरी फ्रेज है। यहां पर हर फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है। कल एक सिंगल वर्ड है,
अब क्या करना है कि ये जो एक एरो है यहां से लेकर के जो एडवर्ब से शुरू हो रहा है वर्ब तक हिंदी में, इसको सिंपली पलटा देना है, रिवर्स कर देना है, और फिर यहां से जो शब्द आ रहे हैं और फ्रेजेस आ रही है उसका ट्रांसलेशन करना है। अब यहां देखिए जो मिला है ये वर्ब है और ये एक सिंगल वर्ड का वर्ब है, तो मिला का ट्रांसलेशन मेट। अब उसके बाद में हमें वर्ब का ट्रांसलेशन करने के बाद में तीसरी क्लास की हमारी नई टीचर या हमारी नई टीचर से, तो इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर का जो मेन वर्ड है, नाउन वर्ड है, वो है टीचर। तो इसके जो एडजेक्टिव्स है नई और हमारी, आर न्यू टीचर ऑफ क्लास 3, ये इस पूरी फ्रेज का ट्रांसलेशन है। हमारी तीसरी क्लास की हमारी नई टीचर का ये पूरा ट्रांसलेशन यहां आएगा। तो हमें फ्रेजेस में सेंटेंस को तोड़ना है और उसका ट्रांसलेशन जैसा हम बनाना सीखे हैं उस हिसाब से लिखते जाना है। और आखिर में ये एडवर्ब आएगा और एडवर्ब अपने ऑर्डर के अनुसार आएगा, मैनर, प्लेस और टाइम, MPT ऑर्डर होता है। मैनर किस तरीके से मिला, अपने पिता के साथ, तो विथ हिज फादर। फिर उसके बाद में टाइम, कब, यस्टरडे इन द आफ्टरनून। तो ये यहां पर इस प्रकार से इस एरो को अगर हम उल्टा कर देते हैं और यहां से लेना शुरू कर देते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट। ये इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बताया गया है। अगर हम इस प्रकार से एनालाइज करें तो हमको बहुत आसानी से उसको सिंथेसाइज करने में भी मदद मिलेगी। और यहाँ सब चीजें लिखी हुई है जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। देखिए अगेन वही चीज कि नाउन या नाउन फ्रेज, फिर इसके बाद में एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, फिर ये जो फ्रेजेस आते हैं लास्ट में वर्ब, और यहाँ पर ये रिवर्स। ये एरो जो है इसको हमने फिर से अगेन रिवर्स कर दिया इस प्रकार से। राम का घर उन दिनों नया था। अब इसमें राम का घर ये एक फ्रेज है तो इसको अंडरलाइन किया है, उन दिनों ये एक फ्रेज है, नया और था ये शब्द है एक एक। तो राम्स हाउस वॉज न्यू इन दोज डेज। मेरे पिताजी, अगेन यहां पर भी सारे फ्रेजेस को अंडरलाइन किया। उस छोटे बच्चे को, कल ये एक सिंगल वर्ड है, उसके घर पर ये एक फ्रेज है, अंग्रेजी और सिखाएंगे ये एक एक वर्ड है। तो माई फादर विल टीच दैट स्मॉल चाइल्ड इंग्लिश एट हिज हाउस टुमारो। एट हिज हाउस और टुमारो, इसमें एट हिज हाउस एक फ्रेज है और टुमारो ये एक वर्ड है। वह खिलाड़ी नए कप्तान से कल मिला। दैट प्लेयर, वह खिलाड़ी, इसका ट्रांसलेशन यही करना है। फिर मिला का ट्रांसलेशन यानी कि वर्ब का ट्रांसलेशन। दैट प्लेयर मेट किसे, द न्यू कैप्टन, नए कैप्टन से कल। तो यस्टरडे ये लास्ट में आ गया। इस प्रकार से हमको अपने एरो को लेकर के चलना है और एरो को जस्ट रिवर्स कर देना है तो हम अपना सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि फ्रेज में इसको तोड़ना है। मेरा नया दोस्त अभी खेल रहा है। अगेन यहां पर मैंने फ्रेजेस को अंडरलाइन किया है। तो मेरा नया दोस्त का ट्रांसलेशन, माय न्यू फ्रेंड इज प्लेइंग नाउ। मेरा नया दोस्त इस समय खेल रहा है। अभी के जगह पर मैंने यहां इस समय ये एक फ्रेज डाल दी जो अभी को ही दर्शा रही है। तो माय न्यू फ्रेंड इज प्लेइंग एट दिस टाइम। अब इज प्लेइंग, खेल रहा है, ये एक वर्बल फ्रेज है ऐसा हम समझ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब अलग चीज होती है जो इडियोमेटिक होती है, लेकिन हम यहां पर इसको इसलिए वर्बल फ्रेज कह रहे हैं कि दो तीन शब्दों से मिलकर के ये वर्ब बना है। खेल रहा है का ट्रांसलेशन होता है इज प्लेइंग। मैं प्रसन्न मूड में हूं, आई एम हैप्पी। मैं अच्छे मूड में हूं, आई एम इन गुड मूड। इन गुड मूड ये फ्रेज है हैप्पी के लिए। मैं यहां हूं, आई एम हियर। मैं इस जगह हूं, आई एम एट दिस प्लेस। एट दिस प्लेस ये फ्रेज हो गई। यह काला सांप दंतहीन है, तो यह काला सांप का ट्रांसलेशन दिस ब्लैक स्नेक। फिर है का ट्रांसलेशन इज टूथलेस। यह काले रंग का सांप बिना दांत का है। दिस स्नेक ऑफ ब्लैक कलर, ये फिर एक लंबी फ्रेज बना दी है, इज विदाउट टूथ। दंतहीन को विदाउट टूथ, बिना दांत का। मुझे रहीम के साथ बगीचे में खेलना पसंद है। आई लव टू प्ले विथ रहीम इन द गार्डन। रहीम के साथ खड़ा व्यक्ति उसका पिता है। अब यहां देखिए खड़ा जो है तो उसके लिए हमने पहले भी देखा था कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनने वाले, तो रहीम के साथ खड़ा, द मैन स्टैंडिंग विथ रहीम। अब रहीम के साथ खड़ा
इसका पूरा ट्रांसलेशन होता है स्टैंडिंग विथ रहीम। द मैन स्टैंडिंग विथ रहीम, ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मैन के बारे में बात हो रही है, और ये इसके पीछे लगी हुई उसकी एडजेक्टिव फ्रेज है। स्टैंडिंग विथ रहीम यानी खड़ा या खड़ा हुआ हुआ। द मैन स्टैंडिंग विथ रहीम इज हिज फादर, रहीम के साथ खड़ा व्यक्ति उसका पिता है। इस जगह पर खड़ा रहना मना है। क्या मना है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग यानी खड़ा रहना। स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहां पर इसका एक जेरेंडियल इस्तेमाल कहते हैं इसको, यानी नाउन जैसा इस्तेमाल हो रहा है। क्या का जवाब नाउन होता है। क्या मना है? स्टैंडिंग हियर यानी यहां खड़ा रहना इज प्रोहिबिटेड, मना है। हमने काले रंग का बड़ा हिरन जंगल में सुबह सुबह देखा। हमने देखा तो वी सॉ, हमने और देखा का ट्रांसलेशन पहले। काले रंग का बड़ा हिरन, ये पूरी फ्रेज है। अ बिग डेयर ऑफ ब्लैक कलर, कहां देखा? जंगल में। इस फ्रेज का ट्रांसलेशन इन द फॉरेस्ट, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो ये दोनों फ्रेजेस है और ये एडवर्ब फ्रेजेस है, इसलिए ये अंत में आए हैं। अब हम थोड़ा सा कंजंक्शन को देख लेते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक कंजंक्शन भी चीज होती है, जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करती है, या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन करती है, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकती है। जैसे ऑल्दो यानी यद्यपि, अदरवाइज नहीं तो, एंड और, सो इसलिए, अनलेस जब तक, नॉट ओनली बट ऑल्सो न केवल, डैश बल्कि यह भी, बिकॉज क्योंकि, बट लेकिन, व्हाइल जब, आइदर और या तो डैश या, नाइदर नॉर ना तो डैश और ना ही ऐसा, मतलब ना तो राम ना ही रमेश, इस प्रकार, नाइदर राम नॉर रमेश, इस प्रकार से। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर मी, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। आई हैव नेवर इंसल्टेड एंड विल नेवर इंसल्ट यू, मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया, ना ही मैं कभी करूंगा। ही इज बोथ अ टीचर एंड अ प्रीचर, वो शिक्षक भी है और एक धर्मगुरु जैसा भी है। शी इज वाइज एज वेल एज ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत भी है और होशियार भी है। ही वॉज नॉट ओनली अ फर्स्ट रेट स्पीकर बट ऑल्सो अ गुड सिंगर, वो सिर्फ अच्छा वक्ता ही नहीं था लेकिन बहुत अच्छा गायक भी था। आइदर सीता और हर ब्रदर हैज टेकन योर बुक, यानी या तो सीता ने या उसके भाई ने तुम्हारी किताब ली है। आई हैव नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल, मेरे पास ना तो पेन है ना ही पेंसिल है। अब आप देखिए कहीं कहीं तो ये कुछ वाक्यांशों को भी ज्वाइन कर रहा है और कहीं कहीं कुछ शब्दों को भी ज्वाइन कर रहा है। तो ये हम तो बाद में देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को भी हमको थोड़ा सा तफसील में देखना है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि कैसे ट्रांसलेशन की ट्रिक होती है, और बड़े से बड़ा सेंटेंस भी आप इससे ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर मैं इसको विराम दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें धीरज रखिए, और इसके अनुसार अगर आप बनाते हैं सेंटेंसेस तो मुझे पूरा विश्वास है कि आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको अगर ये ठीक लगता है तो इसे आप औरों तक पहुंचाइए, और अपने कमेंट्स दे करके इसमें अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने टेंसेस को शुरू नहीं किया है। टेंसेस के लिए थोड़ा सा वक्त है, बस कुछ ही दिनों में हम लोग टेंसेस शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ फ्रेजेस को समझ लें तो हमें फिर उन शब्दों को टेंस में रखने में आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।